अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक नंबर 6.7 सिंपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कस किया था। हमने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी डिस्कस किया और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी हमने डिफ़ाइन किया था। तो आज हम उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स के साथ हमारे पास एक फ्यूल रह गया था जिसको हमने न्यूक्लियर फ्यूल्स का नाम दिया है कि न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। आपने पढ़ा कि हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन हैं, एक फिशन रिएक्शन है और दूसरा हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फिशन रिएक्शन इस्तेमाल होता है, फिशन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जिसमें हमने कहा कि यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस है, वो टूटकर दो छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है और उसके साथ ही हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम टरबाइंस चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उन रेडिएशंस के साथ साथ हमने कहा कि उस एनर्जी के साथ न्यूक्लियर रेडिएशंस भी खारिज होती हैं जो कि ज़ाहिर है एनवायरनमेंट में जाती हैं और जो हमारे लिए क्या है ख़तरनाक हो सकती हैं, हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए कि न्यूक्लियर फ्यूल्स कौन कौन से हैं तो आप सिंपल यूरेनियम लिख सकते हैं कि यूरेनियम कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। यूरेनियम एक न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम कह सकते हैं कि फिशन रिएक्शन के अंदर जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे अहम जो है वो क्या है, वाटर है। आपको पता है वाटर को स्टोर किया जाता है डैम्स में, और डैम का पर्पज़ क्या है? डैम सर्व मैनी पर्पज़। एक तो आपकी पानी को स्टोर करते हैं गर्मी के अंदर, समर में, ताकि विंटर के अंदर जब बर्फ़बारी होती है तो उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके और मुख्तलिफ़ पर्पज़ हैं इस्तेमाल करने के। तो डैम्स का एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि फ्लड को कंट्रोल करते हैं। गर्मी के अंदर जब बर्फ़ ज़्यादा पिघलती है तो उस ज़्यादा पानी को हम डैम के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं। हम हाइड्रो पावर, आपने नाम सुना होगा कि टरबाइंस चलाते हैं। उन टरबाइंस की मदद से बिजली को क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास वेरी चीप मेथड है एनर्जी का, जो कि आप इसको हासिल कर सकते हैं और ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करता ये तरीका, और ये हमारे लिए सस्ता भी है। दूसरा आपके पास एनर्जी फ्राम द सन। सूरज से आप बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर एनर्जी हासिल करते हैं डेली, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते आपको। तो हमने कहा कि उस एनर्जी को दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के। आप एक डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आप सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर लें और इनडायरेक्टली आप सोलर कलेक्टर का इस्तेमाल कर लें कि पानी को हीट करने के लिए उस पानी को आप फर्दर यूज़ कर लें, या सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर लें। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, सूरज की लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। तो सूरज से जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो हमें बहुत सारे तरीके ऐसे ढूंढने चाहिए जो कि सूरज की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। इसके अलावा पौधे, हमारी लाइफ के लिए भी सन एनर्जी ज़रूरी है, पौधों के लिए भी ज़रूरी है। आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है जिसमें पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, वो अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट इज़ दी विंड एनर्जी। हवा से भी एनर्जी हासिल की जाती है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ विंड पावर को इस्तेमाल किया जाता है विंड मिल्स चलाने के लिए। विंड मिल्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, पोल्यूट नहीं करती हमारी इन्वायरमेंट को। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर, कोस्टल एरियाज़ के अंदर हमारे पास विंड मिल्स लगाई गई हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स मौजूद हैं जहाँ पर 1300 मेगावाट 1300 मेगावाट एनर्जी को पैदा किया जाता है, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत है। इसी तरह यूरोप के अंदर भी आपके पास 100 मेगावाट एनर्जी को जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो विंड के और भी बहुत सारे यूजेस थे। हमने कहा कि ये
सेलिंग बोट्स को मूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, विंड का इस्तेमाल किया जाता था समंदर के अंदर सेलिंग बोट्स। इसी तरह और भी हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं इसके, लेकिन मेन यूज़ आपके पास आजकल यही है कि हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट आपके पास है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हमारी ज़मीन में कुछ ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहाँ पर डीप इनसाइड दी अर्थ, ज़मीन की गहराई में, कम गहराई के अंदर एक हार्ड मोल्टन पार्ट मौजूद है जिसको नाम दिया जाता है मैग्मा का। तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो टरबाइन्स बेसिकली चलाने के लिए हमें स्टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना कि उस थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए स्टीम पैदा करने के लिए, और स्टीम से आप क्या कर लें, जनरेटर चला लें। होता क्या है, ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अर्थ है और ये ज़मीन का कुछ हिस्सा है जहाँ पर मैग्मा मौजूद है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। आपने दो वेल बनाए, ठीक है, एक को हमने इंजेक्शन वेल का नाम दे दिया और दूसरे को प्रोडक्शन वेल का। एक तरफ से हमने पानी को नीचे भेजा, अंदर इंजेक्ट किया, जैसे ही पानी ये यहाँ पर पहुँचेगा इसने तब्दील हो जाना है किस चीज़ में, स्टीम में। तो ये जो प्रोडक्शन वेल होगा ये स्टीम को ऊपर लेके जाएगा और ये टरबाइन्स आपके पास क्या होंगी, रन करना शुरू हो जाएंगी। इस टरबाइन से आप जनरेटर चला सकते हैं और जनरेटर आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो ये भी आपके पास एक चीप मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके, इस स्टीम से आप अपने घरों को, दफातर को गर्म भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग वगैरह के अंदर भी ये मदद दे सकती है। तो ये आपके पास जियोथर्मल एनर्जी थी। नेक्स्ट आपके पास एनर्जी फ्रॉम बायोमास। आपने देखा होगा कि अक्सर आप कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने वाले देखते हैं, वो उसका क्या करते हैं, वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करने में। उसे वो बर्न करते हैं, उसे जलाते हैं, जलाने से वो हीट एनर्जी पैदा करते हैं। उस हीट एनर्जी को फिर यूटिलाइज़ किया जाता है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। अब हमने कहा कि जो एनिमल वेस्ट है, जानवरों का गोबर है, और जो आप फार्म वेस्ट कह लें, शुगर केन का हो गया जैसे, इसको आप जलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो टरबाइन्स हैं वो रन कर सकें। तो हीट एनर्जी जब आपके पास होगी, एनिमल वेस्ट है या डंग है, जो भी है, आप उसको यूटिलाइज़ करें, उससे हीट एनर्जी को पैदा किया जा सकता है। हमारी इंडस्ट्री का बहुत सारा हिस्सा इसी वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है एनर्जी को पैदा करने के लिए, जिससे उसकी कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। हमारी जितनी भी शुगर मिल्स हैं वहाँ पर शुगर केन का जो वेस्ट है उसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करने के लिए, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। आपने गोबर गैस का नाम सुना होगा कि गोबर गैस है। वो गोबर गैस क्या होती है? दरअसल हमने कहा कि जब एनिमल वेस्ट आप कह लें या मुर्दा पौधे और जानवर जब डीकम्पोज होते हैं, व्हेन दे डीकम्पोज दे गिव आउट ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसके अंदर मीथेन इंपॉर्टेंट है। या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि डीकम्पोजिंग के दौरान आपके पास मीथेन गैस खारिज होती है। उस मीथेन गैस को आप जलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी पैदा कर सकते हैं। आप घरों के अंदर भी उस गैस को जला सकते हैं, आप कुछ भी उससे कर सकते हैं। तो ये वो एनर्जी के ज़राए थे जो कि हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते। हमने कहा कि हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स थे वो एनर्जी को पोल्यूट करते हैं, इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं, एनर्जी फ्राम वाटर, एनर्जी फ्राम सर्च, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ये हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते। तो हमें ये इन तरीक़ों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रख सकें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ।